हेलो एवरीवन, आज से हम क्लास 8th की पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले क्लास 6 और क्लास 7 दोनों की पॉलिटी ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। बहुत डिटेल में मैंने चैप्टर्स कराए हैं। अगर आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो आपके लिए सबसे अच्छा बेस है एनसीईआरटी। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, अगर आप एसएसटी का एग्जाम दे रहे हैं तो 6, 7, 8 सेकेंड लेवल अगर आप दे रहे हैं पेपर, तो उसके लिए आपको तीनों क्लासेस की एनसीईआरटी ज़रूर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखा है, उसमें भी अगर मैं इसी चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर नंबर 1, तो इससे भी क्वेश्चन था भारतीय संविधान से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आए हैं। अब मैं एक बात और बता देती हूँ आपको, डेली मॉर्निंग में 11 बजे सुबह वीडियो ये आएगी। अभी हम जैसे कि 6, 7 की पॉलिटी ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, अब क्लास 8th ये हमारी स्टार्ट हो रही है, तो सुबह 11 बजे आपकी डेली 8th क्लास की ये पॉलिटी की क्लास होगी। और उसके साथ ही साथ 6th क्लास की ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट करी हुई है, उसका भी चैप्टर एक ही हुआ है सिर्फ। 6th क्लास की ज्योग्राफी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर 7th और 8th की ज्योग्राफी मैं कराऊंगी। इतने आपका पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो जाता है, तो आप 6, 7, 8 तीनों की पॉलिटी कवर करेंगे। उसके साथ एक बात और, ये 2 क्लासेस होंगी डेली। 2 क्लासेस इस तरीके से होंगी कि पहली क्लास में पूरा चैप्टर आप अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, जैसे कि भारतीय संविधान क्या है, किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। नेपाल का इसमें एक इंसिडेंट है, वो आपको पढ़ना है कि पहले वहाँ पर राजतंत्र था, अब वहाँ पर लोकतंत्र हो गया है। तो राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, ये ऑलरेडी 6, 7 में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम फिर भी उसको रिवाइज करेंगे। और सी टेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं, PYQ, वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और जितने भी इस बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे भी आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक क्लास में तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में जितने भी एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो, और जो आपकी PYQs हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे हम करेंगे। तो इस तरीके से एक दिन थ्योरी होगी, दूसरे दिन आपके क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपका साथ ही प्रिपरेशन होती चली जाएगी सी टेट की। अब सी टेट ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपने 15 दिन पहले पढ़ा और आपका क्लियर हो गया। उसके लिए आपको पहले से बेस बनाना पड़ेगा, और उसके बाद PYQs लगाने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को अब क्रैक कर सकते हैं। तो आपका बेस क्या होगा, एनसीईआरटी में 6 और 7 हो चुकी है। उन दोनों वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उनको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी ये फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, और किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है ये हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का यह नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को अपने हाथ से बाहर से नहीं छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी ने ऐसा कर दिया है, किसी से गेंद छू जाती है, तो वो फाउल माना जाएगा या गलत माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम तय होते हैं। इनका कहने का क्या मतलब है कि कोई भी अगर आप गेम खेलते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप वो रूल फॉलो नहीं करते हैं तो फाउल हो जाएगा या फिर वो गलत माना जाएगा। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद करती है। जैसे कि क्रिकेट के अलग नियम है, फुटबॉल के अलग नियम है। अब दोनों के अलग अलग नियम है, तभी तो आपको पता चल रहा है ना कि ये नियम है तो ये क्रिकेट का खेल है, और ये नियम है तो ये फुटबॉल का खेल है। इन खेलों की तरह ही हर समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम लिखे रहते हैं उसे ही हम संविधान कहते हैं। अब आपको समझ में आया संविधान क्या होता है। जैसे कि हर खेल के अलग अलग नियम होते हैं जिससे हम उस खेल को परिभाषित करते हैं, ऐसे ही जो समाज होते हैं उनमें अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं और उनको आम सहमति के जरिए तय किया जाता है।
तो जो आधुनिक देश है उनकी जो सहमति आमतौर पर लिखी जाती है, रिटन फॉर्म में होती है, जो एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक आप कह सकते हैं कि एक परफॉर्मा ऐसा होता है, उसको हम संविधान कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्लास 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके अंदर आया कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश नहीं की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर भी दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आता है किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। अब आपको पता होगा कि हर देश में एक संविधान होता है जिसमें वहाँ के कुछ नियम कानून लिखे होते हैं और जितने भी देश के सदस्य होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। अब किसी भी देश को संविधान जरूरत क्यों होती है, अब आपको यहाँ पर ये समझना है। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश क्या होते हैं। जो पुरानी क्लासेस है उनके चैप्टर्स में भी इसके ऊपर डिटेल में चैप्टर है और मैंने समझाया भी है, लेकिन फिर भी जहाँ पर जनता का शासन होता है, जनता निर्णय लेती है, जनता ही अपनी सरकार को चुनती है, वो लोकतांत्रिक देश होते हैं। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला क्या उद्देश्य होता है, यह दस्तावेज, जैसे कि यहाँ पर हम पहला दस्तावेज है, उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करना जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। बातें समान होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक बात है तो उस पर दूसरा भी सहमत होगा। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरीके की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। आपको समझ में आ गया कि संविधान क्या होता है। अब इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और भी तेज हो गई थी और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में और आप इसमें और ज्यादा इस पूरे चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में ले लेना शुरू कर दिया। मतलब पहले नेपाल में लोकतंत्र था, लेकिन उसके बाद वहां पर राजतंत्र आ गया, क्योंकि उसने सेनाओं की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने अंडर में ले लिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। 2005 की बात हो रही है। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके
राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और 2008 में राष्ट्रतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बना। कब बना? 2008 में बना। और 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलते वाले ये जो आप ऊपर इमेज देख रहे हैं, ये वही इमेज है। तो नेपाल से राष्ट्रतंत्र खत्म कब हुआ? 2008 में हुआ। और वो लोकतंत्र भी कब बना? नेपाल 2008 में बना। अब इन बातों का क्या मतलब है समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। दो घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के राजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे एक नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। राजतंत्र क्या होता है? जहां पर राजा का राज होता है, राजा के बाद उसके बच्चे, उसके फिर उनके बच्चे, ये क्या होता है? ये शासन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? जहां पर जनता का शासन होता है, वहां राजा का शासन। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो राजा के पास रहेगी और उसी के अनुसार सारे नियम कानून थे। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन चला रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उनमें वे आदर्श ही नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहिए थे, जिनके लिए वे लड़ रहे थे। तो उन्हें नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि जो उनका पुराना संविधान था उसमें वो आदर्श ही नहीं थे जो नेपाल को चाहिए थे, इसलिए उन्हें नए संविधान की जरूरत पड़ी। अब जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए, मतलब ये जो इमेज है उसमें नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। अब संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता को खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि जो नेता सत्ता में आएगा वो उसका दुरुपयोग ना कर ले। तो इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। संविधान में कुछ नियम और कानून इस तरीके से लिए गए हैं कि जो नेता को सत्ता मिले वो भी उसका दुरुपयोग ना कर सके। तो राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता था। तो यहाँ पर इन्होंने एक चित्र दिया हुआ है, एक इमेज दी हुई है जिसमें बताया गया है कि एक टीचर है, वो क्लास को समझा रही है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती हैं और क्या करती हैं, एक बच्चे को मॉनिटर बनाकर चली जाती हैं। लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा पावरफुल होता है, अपना रौब उसका होता है, तो वो जो कमजोर बच्चा होता है, पढ़ रहा होता है, उसको बोलता है कि मैं मैडम आएंगी तो तुम्हारी उससे शिकायत करूंगा, तो फिर तुम्हें पता चलेगा। लेकिन वो कहता है तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो उसके बाद जब टीचर आती हैं तो वो कहता है मैम ये अनिल बहुत शोर कर रहा था और उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो मैम उसको बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें 100 बार लिखना पड़ेगा कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। और लेकिन वो कहता रह जाता है कि मैम मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पर ये चीज समझाई गई है। अब लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सके। मतलब जो समाज है उसमें संविधान हमने बना दिया, संविधान में कुछ इस तरीके से नियम लिखे हुए होते हैं कि हम राजनेता के हाथ में सरकार तो दे रहे हैं, बना रहे हैं, सत्ता दे रहे हैं, लेकिन वो उसको दुरुपयोग ना कर सके, उसके लिए भी कुछ नियम कानून संविधान में लिखे होते हैं। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। कहाँ पर लिखे गए हैं ये सारे नियम? मौलिक अधिकार में। वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश की किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार किसके अंडर आता है? मौलिक अधिकार के अंडर आता है।
अब यहाँ पर बात आती है, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। सपोज दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है बॉयज का और एक ग्रुप है गर्ल्स का। अब बॉयज क्या है, बॉयज की संख्या ज्यादा है क्लास में और गर्ल्स की संख्या कम है, तो जो भी कोई टॉस जीता या जो भी कोई डिसीजन हुआ वो बॉयज को लेकर हो जाता है, गर्ल्स को लेकर नहीं होता, क्योंकि जो बॉयज की संख्या है वो ज्यादा है। इसमें इमेज में यहाँ पर वही बताया गया है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। मतलब गर्ल्स की सहमति नहीं है तो उनका तो नुकसान हो गया कि बॉयज के हिसाब से ही फैसला लिया गया। जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। अब समझ में आ गया, अल्पसंख्यक के लिए मतलब उन्हें ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज से उन्हें वंचित कर दिया और जो बहुसंख्यक है उनके लिए सारी चीजें अवेलेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता का दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये भी क्या काम है, ये काम है संविधान का। यह दबदबा एक समुदाय वाला दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है। अब क्या है, अब दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। अब इसमें क्या है, अगर एक ग्रुप का दबदबा दूसरे ग्रुप के ऊपर है तो वो क्या होता है, इंटर कम्युनिटी वर्चस्व उसको कहेंगे हम। और अगर सेम ग्रुप में होता है, इस ग्रुप के लोग हैं और इसी ग्रुप के भी लोग हैं और उनका आपस में एक दूसरे पर दबाव है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है। अभी तक हमने क्या करे, अभी तक हमने इसके 2 कारण पढ़ चुके हैं हम। अब बात करते हैं कि तीसरा इसका मुख्य कारण क्या है। यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। अब ये क्या बात हुई, ये तो जरा अजीब लग रही है बात। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझाने के लिए एक यहाँ पर इमेज दी हुई है। अब ये इमेज में क्या लिखा हुआ है, ये एक लड़की है, इसका कल एग्जाम है, लेकिन टीवी पे इसका फेवरेट कार्टून आ रहा है, फेवरेट सीरियल आ रहा है। अब एक तरफ है कि उसे एग्जाम की तैयारी करनी है, दूसरी तरफ उसका मन कर रहा है कि मैं सीरियल को देख लूं। तो वो क्या करती है, वो अपने घर वालों से भी कहती है कि अगर आज आप सब लोग भी टीवी नहीं देखेंगे तो मेरा मन भी नहीं करेगा और मैं पढ़ाई कर लूंगी। तो वो ऐसा ही करती है। अगले दिन क्या होता है, उसने टीवी नहीं देखा तो यहाँ पर कह रही है कि अच्छा हुआ मैंने टीवी नहीं देखा, जो मैंने पढ़ा उस चैप्टर में से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। मतलब ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, क्योंकि लोग सोचते हैं इस टाइम तो ऐसी सरकार चल रही है, उसने महंगाई कर रखी है, ये कर रखी है, इससे अच्छा तो राजा का ही शासन होता है, उसी को शासन सौंप देते हैं अपने मन के बहकावे में आकर ऐसा डिसीजन। लेकिन वो क्या है, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है, सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकार का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इस चर्चा में भी जो संविधान है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर बात आती है, अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका बने। इसमें क्या है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहां के लोगों ने एक नया संविधान बनाया। मतलब उसका नियम क्या था, ये ऐसे आदर्श है जिनसे पता चलता है कि हम किसी तरीके की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। अब क्या था, सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा था। क्यों कर रहा था, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो नेता सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आता है, लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ताकत समूह
दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर ये नियम लागू होता है। नेक्स्ट आता है, शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराना का फैसला लिया। ये किस लिए था? क्योंकि हम खुद को अपने आप से बचा सके। तो ये आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब भारतीय संविधान के कुछ आयामों का अध्ययन करते हैं। अब वो क्या क्या है? मुख्य लक्षण, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। अब मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, क्योंकि हम इसी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट, कि नेक्स्ट क्लास में जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी चीजें आपकी सारी क्लियर होती चलेंगी और आपकी प्रिपरेशन भी एक अलग लेवल पर पहुंचेगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्र संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरीके का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। तो औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक का समान माना जाना चाहिए और सभी को सरकार की में हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद यह तय करता है कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाजों के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के वश का तो नहीं है। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें हो रही थी। ये उसकी साइड में इमेज दी हुई है। अब ये है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इनका विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों के आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। ठीक है, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या जिम्मेदारी थी? कि हमारे देश में कई समुदाय हैं, उनकी ना तो भाषा एक है, ना ही धर्म एक है, ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश उथल पुथल से गुजर रहा था। मतलब क्या, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय ही नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, भारत में रहेंगी या पाकिस्तान में जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहुत बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। अब आगे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इन दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इनसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरीके से हल किया होगा। तो ये आपको सोचना है। अब यहाँ पर 2 चैप्टर हैं, एक है पंचायती राज और दूसरा है राज्य शासन कैसे काम करता है। इन दोनों चैप्टर्स को ही बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। इन दोनों चैप्टर्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं तो ये भी आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। इनमें पहला पॉइंट आता है संघवाद, फेडरलिज्म। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तरों को सरकारों का होना। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल में ही कुछ लोग बैठे हैं और वही पूरे देश को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य स्तर पर भी हो सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था है, शासन का तीसरा स्तर इसको माना गया है। ये क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं। अपनी राज्य सरकार के कामकाज को देखा और इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने पड़े।
मतलब समझ गए? ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वही पूरे देश के फैसले ले रहे हैं। लेकिन राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, पंचायती राज हैं, गांव में भी अलग प्रधान होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे ब्लॉक के भी वो होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद ही ये पूरी प्रक्रिया चलती है। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकारों की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्य के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ लेना है, तो पैसे की जरूरत है, तो वो उसका इंतजाम कैसे करेगी, ये भी संविधान में बताया गया है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तर की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ये आपको समझ में आ गया? अब ये क्या है, इमेज यहाँ पर सब लोग वोट देने के लिए खड़े हैं। दूसरी आती है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ये कक्षा 7 की किताब में जो कांता की एक स्टोरी है कि वो वोट डालने के लिए किस तरीके से कतार में खड़ी है, वो आप पढ़ सकते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। 18 साल से ऊपर अगर जो भी कोई है उसको वोट देने का अधिकार है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द के फर्क पर भी आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि हर कोई समान है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है, सार्वभौमिक मतलब जब हर कोई एक साथ वोट डालेगा, तो उसका मतलब है कि प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट वोट डाल रहा है और डायरेक्ट ही वो अपने प्रतिनिधि को चुन रहा है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है, ये चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी ही क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है और इसके बारे में जो आप पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आता है शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से होता है? संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कोई भी सरकार है उसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में क्या होता है, जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं। कार्यपालिका में एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। और ये जो इसके चैप्टर में आप डिटेल में जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। मतलब जो इनकी शक्तियां हैं इन तीनों की अलग अलग हैं, तो कोई भी एक दूसरे को अपने अंडर में नहीं चला सकता। इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरीके से तीनों के बीच में क्या होता है, एक बैलेंस रहता है, संतुलन बना रहता है। अब यहाँ आती है राज्य। राज्य वो नहीं है राज्य सरकार हो गया। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। अब आपको भी पता चलेगा कि राज्य क्या है, इसका मतलब क्या है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से विभिन्न अंगों में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, उनको लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो कि निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि भारतीय राज्य, नेपाली राज्य, इन तरीके से हम बात करते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है और उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आता है अपना मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, यहाँ पर और अधिकारों की बात करी गई है कि मौलिक अधिकार में कौन कौन से और अधिकार आते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है या संवैधानिक उपचार का आधार है। यहाँ बात हो रही है ये मौलिक अधिकार की। फिर हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता,
और बस ये हमारे 2 टॉपिक्स और रह गए, ये को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की एक अंतरात्मा भी इसको कहते हैं। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया है। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष वयस्कों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब इसमें क्या आता है, अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में इस तरीके के अधिकार शामिल किए जाए जो उनकी समूह की रक्षा कर सके। बहुसंख्यकों अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, उसमें संविधान में उनका भी आश्वासन दिया गया है। और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब मौलिक अधिकार के अलावा संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी होता है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता का गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखेंगे। अब समानता के अधिकार में आपको पता ही है, हर कोई समान होना चाहिए, जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता के अधिकार में आएगा कि हर किसी को स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने, व्यवसाय करने, कारोबार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आएगा कि श्रम और 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन पर मजदूरी ना करना, ठीक है, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता, हर किसी को धर्म के प्रति अपनी पूरी स्वतंत्रता है, अपनी इच्छा से अपना धर्म वो अपना सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में आता है कि जो धार्मिक भाषाएं होती हैं, जितनी भी अल्पसंख्यक समुदाय हो गई, संस्कृति हो गई, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके विकास के लिए आप संस्थाएं खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार में आता है कि किसी भी नागरिक को अगर लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो अधिकार का सहारा लेकर, मतलब वो अदालत में भी उसके खिलाफ जा सकता है। अब बात आती है धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह देशों के संविधान में भी भारी बदलाव आ जाते हैं समय के साथ। वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ साथ एक नए संविधान की भी जरूरत हो गई थी। ऊपर हमने ये सारी चीजें के हैं जो हमने इसमें पढ़ा है। समझने में मुश्किल तो नहीं महसूस हुई होगी आपको संविधान का पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में आ गया होगा। होप सो। डेली 11 बजे आपकी मॉर्निंग में ये क्लास होगी। 8th क्लास की पॉलिटी हमने स्टार्ट करी है, 6th और 7th की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डेली 11 बजे आप इस क्लास को जरूर देखें और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे लेकर जाएं, क्योंकि अगर आपका एक बार एनसीईआरटी का बेस स्ट्रांग हो गया तो फिर आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।